Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Zunaira Jareel. I am working as an assistant professor of medicine in Dow University of Health Sciences, and I also work as a gastroenterologist and in the Dow University and in the periphery of the Karachi, and for the last 10 years. And today we are going to discuss about the GERD, that जो आम ज़बान में जिसको हम सीने की जलन और मतलाहट में काउंट करते हैं, ठीक है। GERD इज़ अ बेसिकली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसके अंदर इस बीमारी होती है जिसके अंदर जो है खुराक और खाना जो है हमारे गले में या मुंह की तरफ वापस आ रहा होता है मैदे से। इसके अंदर बेसिकली जो है नॉर्मली हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारी ग़िज़ा की नाली से हमारे मैदे के अंदर जाता है एक लंबे पाइप के ज़रिए, इसको हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और हमारी ज़बान में डॉक्टर में हम इसको एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। एसोफेगस के बाद हमारा एक स्मॉल होल होता है इन द डायफ्राम थ्रू विच food goes into the stomach, and it stays in the stomach until it further move down toward the small intestine and the further down for the digestion. But in patients with GERD who have problem in the lower esophageal sphincter, in those population, the food comes out in the chest again, in the esophagus and in the mouth, and this is called GERD. तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे तो इज़ अ वेरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक चीज़ है। बैलेंस करना वर्क एंड लाइफ डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स, ठीक है। बिकॉज मोस्ट हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जॉब की नेचर बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है। बीइंग अ डॉक्टर, इफ़ यू कंसीडर, हम अपने आप को देखते हैं तो लाइफ और को बैलेंस करना विद द वर्क टाइमिंग्स एट टाइम इट गेट्स बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर, बहुत सारे आम जो बाकी शोबे हैं जिसके अंदर बैंकिंग है, हमारा और जो है इंजीनियरिंग है, और बहुत सारे शोबे हैं जिसमें वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं एंड पीपल आर अनएबल टू मेंटेन बैलेंस इन देयर वर्क एंड लाइफ। तो उसमें बहुत सारे फिर इशू, बहुत सारे मसाइल का जो है वो जन्म लेते हैं, जिसमें बहुत सारे सेहत के रिलेटेड इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान अपने वर्क आवर्स के साथ अपनी ज़िंदगी को भी टाइम दे और उसको बैलेंस करने के लिए जितना पॉसिबली वो एफर्ट कर सकता है करे, बिकॉज डेफिनेटली बैलेंस इज़ अ थिंग, इसमें दोनों फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, वर्क को भी और लाइफ को भी। आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस इक्वल फोर्स के साथ एक्ट करेंगी तो ही आपकी लाइफ में बैलेंस होएगा। आप वर्क में बहुत कंसंट्रेट करेंगे, लाइफ को टाइम नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है आपके वर्क लाइफ इम्बैलेंस में चला जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए टोटली अनफेयर है, एंड दिस विल या आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फर्दर प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। जाहिर सी बात है आप हर आम इंसान के लिए भी और इवन बीइंग हमारा प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, एंड जिसकी वजह से नॉट नेसेसरली हमारी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है लाइफ के अंदर। डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को टाइम नहीं देंगे, वर्क आवर्स बढ़ जाएंगे, तो स्ट्रेस की एक्टिविटी और स्ट्रेस का एलिमेंट विल भी हाई हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से जो है नॉट नेसेसरली हम कहते हैं स्ट्रेस से सिर्फ शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैदे के प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी स्ट्रेस की वजह से, हमारे वर्क लाइफ इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से बहुत जो मोस्ट कॉमन जो चीज़ है, अक्सर पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं कि सीने में जलन है, खाना मुंह में आ जाता है, खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाता है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कि या तो फिर आपका जो है स्ट्रेस का फैक्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा है, या आपके खाने की रूटीन जो है वो मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ ऐसी इम्बैलेंस है कि आप उसको अपने खाने को, अपनी रूटीन लाइफ को टाइम प्रॉपरली नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लाइफ में आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका नींद, आपका खाने का तरीका, आपकी टाइमिंग्स खाने की, ये सब अफेक्ट हो रही होती है। और डेफिनेटली ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हमारे ग़िज़ा की नाली की मूवमेंट में, हरकत में मसले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग हमारे पास जो है पेट में जलन, तेज़ाबियत, हैवीनेस, सीने की जलन,
मुंह में पानी भर आना, ठीक है, रात में मुंह से सुबह उठते हैं तो मुंह में पानी आना, निकल जाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक बीमारी को की तरफ लेके जा रही होती हैं आपको, जिसको हम अपनी ज़बान में तो GERD कहते हैं। GERD इज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। एंड डेफिनेटली हर बीमारी नुकसानदेह है, और ये बीमारी भी हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जाती है। तो बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी टाइम निकालें, जिसमें हम अपने खाने का तरीका, खाने में क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस तरह खाना है, किस पोजीशन में बैठ के खाना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेस का एलिमेंट है, आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप अपने वर्क टाइम्स को कंट्रोल करेंगे, अपने लिए थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो चांसेस हैं बहुत सारी बीमारियों को, जिसमें से GERD भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, और आजकल इसका जो रिपोर्टिंग रेट है हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ यही वर्क लाइफ इम्बैलेंस की वजह से और स्ट्रेस के एलिमेंट की वजह से इन पर्सनस। जाहिर सी बात है, वर्क लाइफ बैलेंस से जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि GERD तो होता ही है, यानी मैदे की तेज़ाबियत, मैदे के मसले तो हो ही रहे, लेकिन और बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जाहिर सी बात है आपकी पूरा बॉडी जो है स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट हो रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी पूरा लाइफ का जो है एक्टिविटीज़ इम्बैलेंस की जा रही होती है। तो वर्क और लाइफ को बैलेंस करना ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हमारे यहाँ आजकल के टाइम में, तो बहुत मुश्किल है जब हमारे पास इतने सारे स्ट्रेसर्स हैं ज़िंदगी के अंदर, कमाने की टेंशन है, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत सारे हैं। आप बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ज़िंदगी के और बहुत सारे मसले हैं, खाने पीने की चीज़ें डेफिनेटली उतनी प्योरिटी के साथ नहीं है जितना पहले ज़माने में होती थी, तो एक स्ट्रेस का एलिमेंट नहीं है। फिर आपकी वर्क पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टाइम पे पहुंचना है, इस टाइम से निकलना है, घर में बच्चों को पिक करना है स्कूल से, वहाँ ड्रॉप करना, बीइंग अ फीमेल अगर हम बात करते हैं, तो आपको वर्क के साथ अपने बच्चों को, अपने घर को टाइम देना है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना डेफिनेटली एट टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुबह से आपका ड्रिल शुरू होता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, अपने काम को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, घर को टाइम देना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है इम्बैलेंस का एलिमेंट तो रहता है, और वो ऑल द टाइम स्ट्रेस के हर चीज़ को प्रॉपरली टाइमिंग पे करना, तो ना चाहते हुए भी इंसान स्ट्रेस पे रहता है। ये स्ट्रेस हमें उस वक्त फील नहीं होता कि हम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंटरनली हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल, मेटाबॉलिक बहुत सारी चेंजेस करा रहा होता है, जिसके अंदर फिर जो लोगों में स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा होता है उनमें ये जितने स्टमक रिलेटेड हमने GERD एक फंक्शनल डिसऑर्डर को डिस्कस किया, और बहुत सारे फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी फंक्शनल बीमारियां हैं जो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे IBS है, बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, बिकॉज कि स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का खाने पीने का टाइम, सब चीज़ें ठीक नहीं है, अपना वर्क और लाइफ का बैलेंस नहीं है, शुगर की डायबिटीज़ बहुत सारा बढ़ती जा रही है, लोगों को ब्लड प्रेशर यंग एज में हो रहा है, ठीक है, दिल की बीमारियों का बहुत इंसिडेंस बढ़ गया, बिकॉज स्ट्रेस बहुत है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस साइकिल को कट डाउन करें, तो हमें अपने वर्क में से कुछ टाइम निकाल के, वो टाइम सिर्फ फैमिली, वट एवर आपका फैमिली को टाइम देना चाहें, सेल्फ को टाइम दें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर टाइम निकालें फॉर द एक्सरसाइज। इफ़ यू कैन नॉट गो, आप जिम नहीं जा सकते, आप वॉक करिए, ठीक है, वॉक कर सकते हैं आप, अपना मॉर्निंग में सिर्फ उठ के सिर्फ आप हल्का सा जॉग भी कर लें मॉर्निंग में जाके कहीं पे भी फ्रेश एयर में, तो आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो सकता है, ठीक है। अपना सोने का टाइम सही करें, टाइम पे सोएं, सुबह टाइम पे जागें, आपको बहुत हेल्पफुल होएगा। अवॉइड करें कि रात में लेट नाइट आप गैजेट्स यूज़ नहीं करें, ठीक है। जल्दी अपनी रूटीन को वाइंड अप करके बेड पे जाएं, अपना 8 से 9 घंटे का स्लीप साइकिल को पूरा करिए, ठीक है। ऑल्दो वर्क से टाइम निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट डेफिनेटली इफ़ यू आपको अवॉइड करना है कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से कम हो, आप बहुत सारी बीमारियों की तरफ जाने को अवॉइड करें, तो आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, ठीक है, जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, खाने के ऊपर ख्याल रखना है कि डाइट आपकी अच्छी हो, बहुत जल्दी खाना नहीं खाएं, थोड़ा आराम से ठहर के खाना खाएं, ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए वॉक का टाइम निकालें,
अगर जिम जा सकते हैं, छोटा सा हल्का फुल्का लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो एक्सरसाइज करिए, और अपनी फैमिली को टाइम दें। वट एवर, जिस चीज़ में यू फील हैप्पीनेस, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, आप अपना स्ट्रेस का लेवल कम कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो स्ट्रेस का एलिमेंट है वो कम हो। कि स्ट्रेस इज़ नॉट ओनली द स्ट्रेस, आपको ये बहुत सारी बीमारियों को की तरफ लेके जाएगा, और आजकल एक बीमारी को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो डेफिनेटली आप मल्टीपल इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़, तो फिर आपको फाइनेंशियली भी यू हैव टू बी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ता है करने के लिए उसको कॉम्बैट, ठीक है। तो अगर आपको अवॉइड करना है कि आप बहुत सारी बीमारियों की तरफ नहीं जाएं, तो अपनी स्ट्रेस के एलिमेंट को कम करें, अपने काम में से अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, अपने खाने का ख्याल रखें, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, ठीक है, ताकि आप बीमारियों से बच सकें, सही है। और बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इफ़ अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और अपने लिए टाइम निकालें, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, ठीक है। और खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, भले आप फ्रीक्वेंटली खाना खा लें, बहुत सारा खाना एक दफ़ा में मत खाएं, और अपनी स्लीप का ख्याल रखें, लेट नाइट गैजेट्स को अवॉइड करें। वैसे तो GERD जो है हमारे पास, उसकी हम जो अपने पास एज अ डॉक्टर लैंग्वेज में या मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, तो 3 तरह से प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें उसकी टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, यानी जो टिपिकल सिम्टम्स जो भी हमने डिस्कस करी हैं कि पेशेंट हमारे पास हैवीनेस, चेस्ट बर्निंग, मुंह में पानी भर आना, इन सब चीज़ों के साथ, ये तो टिपिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट हमारे पास एटिपिकल सिम्टम्स के साथ, एटिपिकल सिम्टम्स वो होते हैं कि जिसमें पेशेंट को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि जो सिम्टम्स हैं या जो उसको परेशानियां हो रही हैं वो उसकी मैदे की और ग़िज़ा की नाली की वजह से है, ठीक है। जिसमें अक्सर लोग हमारे पास क्रॉनिक कफ के साथ आ रहे होते हैं, मुसलसल पेशेंट खांस है, बहुत सारे डॉक्टर्स उनको एज अस्थमा ट्रीट कर रहे होते हैं, कफ सप्रेसेंट दे रहे होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग, वो उनको ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि बेसिकली अंडरलाइंग प्रोसेस क्या हो रहा है, जिसमें ग़िज़ा की नाली खाने को नीचे नहीं लेके जा रही, मैदा सही से खाली नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को मुसलसल कफ होता है, जिसमें आवाज़ की तब्दीली भी, अगर मुसलसल खांसी रहती है तो आवाज़ की तब्दीली भी हो सकती है, ठीक है। अक्सर लोग जो हैं वो चेस्ट पेन के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा कार्डियक ओपीडी में, कार्डियक इमरजेंसीज में जा रहे होते हैं कि भाई छाती में दर्द हो रहा है, लोग उनको कार्डियक पेन की तरह ट्रीट हो रहा होता है पेशेंट। तो डेफिनेटली अगर कोई पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन के साथ आ रहा है और वो कार्डियक रिलेटेड हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आप उसको इवैल्यूएट कर लो, बट डेफिनेटली 65% जो रिपोर्ट करते हैं वो चेस्ट पेन, वो उस पर मोस्टली बिकॉज ऑफ द GERD भी होता है, ठीक है, नॉन कार्डिक, जिसको हम नॉन कार्डिक चेस्ट पेन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एटिपिकल सिम्टम है GERD की, ठीक है, जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन तो हो रहा है, लेकिन वो दिल की बीमारी की वजह से नहीं है, वो मैदे की बीमारी की वजह से है, या ग़िज़ा की नाली की बीमारी की वजह से है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास, अगर हम ये तो टिपिकल और एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा इन पे हम पेशेंट को, आप मरीज को हम गाइड ज़रूर करना होता है, जाहिर सी बात है, ताकि इसको बीमारी के इलाज की तरफ जाया जा सके। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा अलार्म फीचर्स में हम लेते हैं, जिसमें अगर पेशेंट जो है उसका वज़न गिर रहा है, ठीक है, या उसको खाना निगलने में, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है, या उसको खाना खाने में दर्द हो रहा है, ठीक है, या खाना निगलने के अंदर जो है दुश्वारी महसूस हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें ख्याल करना है कि आपका मरीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर बीमारी की एक लिमिट होती है, उसके बाद अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेशंस में लीड करेगा। कॉम्प्लिकेशंस हर बीमारी की ख़राब है, लेकिन जो GERD है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अल्टीमेटली आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, डोंट थिंक कि ये बहुत एक आम बीमारी है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें दिखाना नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, हार्ट बर्न है ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली जो हमारे पास 70% पेशेंट हैं GERD के, वो दे डोंट गो टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, ठीक है। तो इसीलिए जो बहुत रिपोर्टेड केसेस हैं GERD के वो बहुत कम है, लेकिन इसलिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको टिपिकल या एटिपिकल सिम्टम जो हमने अभी डिस्कस करी है उसमें से कुछ हो रहा है, और बाद में उसके बाद आपको लग रहा है कि वज़न में भी तब्दीली आ रही है, या मुँह से हल्का फुल्का खून आ गया उल्टी के अंदर, उल्टी बार बार हुई जा रही है, या आपको लग रहा है खून की कमी हो रही है आपके अंदर, ठीक है, या खाना निगलने में, खाना खाने में दुश्वारी हो रही है, तो आपको सोचना है डॉक्टर को फटाफट कंसल्ट करना है कि हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं GERD की,
उसमें हमारे पास डेफिनेटली जब एसिड हमारे स्टमक में बहुत बनता है और एसिड अगर मैदे के अंदर नहीं रह रहा और वो बार बार ग़िज़ा की नाली में ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो हमारी ग़िज़ा की नाली के निचले हिस्से में तब्दीलियाँ करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर जो है डेफिनेटली वो जो ऊपर का अल्लाह ताला ने जो एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव हमारा लाइनिंग बनाई है ग़िज़ा की नाली की, वो दूसरी नाली में तब्दील होना शुरू हो जाती है। और वो जो ये जो तब्दीली आती है एक कोटिंग से दूसरी कोटिंग में जाने को, इसको हम अपनी ज़बान में बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। बैरेट्स एसोफेगस जो है वो एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, जल्दी नहीं पकड़ेंगे, डॉक्टर को जल्दी तशख़ीस नहीं कराएंगे, तो आपको ग़िज़ा की नाली का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको मामूली नहीं समझें, बिकॉज जितना इसको अननोटिस और आप ट्रीटेड रखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बैरेट्स एक तो ग़िज़ा के निचले हिस्से में सोजिश आ जाती है, जिसको हम रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस कहते हैं। अगर ये मुसलसल रहती है तो फिर ये बैरेट्स एसोफेगस में चली जाती है। बैरेट्स एसोफेगस कैंसर से पहले की कंडीशन होती है। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बढ़ता बढ़ता ग़िज़ा की नाली का कैंसर भी करा सकता है, ठीक है। तो हम बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डोंट थिंक करें कि ये जो है बहुत मामूली चीज़ है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सब का कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इससे बचने के लिए बेहतर है कि वक्त से एक ख़ास लिमिट से पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया जाए। अच्छा, जैसे कि अभी स्ट्रेस से बीमारियां तो बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन आज हम ज़्यादा जो हमारा फोकस गर्ड के ऊपर है, ठीक है, कि मैदा इंसान की होल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपका ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, आपका खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, या आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपकी बॉडी को, आपकी अपीयरेंस को, हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत सारी और चीज़ों को तो लेके जा रहा होता है, लेकिन गर्ड भी करा रहा होता है, ठीक है। तो गर्ड को आज हम फोकस कर रहे हैं, तो हाउ आप किस तरह गर्ड को डील कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो उसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो स्ट्रेस रिडक्शन तो है ही, ठीक है, जिसके लिए हमने अभी बहुत सारे डिस्कस करे कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, स्ट्रेस का वट एवर कोई भी हॉबी को चूज़ कर लें, रीडिंग करें, कोई भी चीज़ जो आपकी स्ट्रेस को एलिमेंट को डील कर सकता हो, तो उसमें स्ट्रेस रिडक्शन की जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं थोड़ा बहुत उसको फोकस करें, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेस को डील नहीं करेंगे तो गर्ड मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होएगा, चाहे हम कितनी ही दवाइयों पे डाल दें, ठीक है। अगर हम गर्ड की स्पेसिफिकली दवाइयों की बात करते हैं, तो क्योंकि गर्ड बेसिकली है क्या कि स्टमक में जो भी चीज़ें हमारी हैं, जो हमारे मैदे के अंदर जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो भी उसके अंदर से जो एसिड बन रहा है, वो हमारी ग़िज़ा की नाली में नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें डेफिनेटली पेशेंट को हमने स्ट्रेस कंट्रोल कर लिया है थोड़ा बहुत, और आपको बता दिए लाइफस्टाइल चेंजेस कर ली हैं, जैसे इसमें एक्सरसाइज है, वॉक है, लेट नाइट फूड को अवॉइड करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना है, बड़े मल्टीपल टाइम्स खा लें। अगर आपने ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अप्लाई कर लिया है, स्टिल पेशेंट डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर हम थोड़ा दवाइयों की तरफ भी जाते हैं, जिसमें अगर हम दवाइयों की बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, क्योंकि स्टमक में हमारा मैदा क्या करता है, एसिड बनाता है। जब फूड जाता है तो वो उसको एसिड के ज़रिए छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, ठीक है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी एसिड ज़्यादा बनने लग पड़ता है मैदे के अंदर। तो जो हम फर्स्ट जो हमारा एक स्ट्रैटेजी होती है, फर्स्ट हमारा जो काम है कि हम उसको एसिड की जो बनने का अमल है उसको कम किया जा सके। उसके अंदर बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर हम एंटासिड यूज़ कर लेते हैं। अगर हल्का फुल्का पेशेंट को कंप्लेन है, यानी टिपिकल सिम्टम्स है, कोई एटिपिकल सिम्टम्स नहीं हो रहा, कोई ऐसा अलार्म फीचर्स नहीं है, तो हम फिर या कोई कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रहा, तो आप एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा 3 to 4 वीक में, तो आप उसको स्टेप अप थेरेपी पे जा सकते हैं। हम उसको यानी बढ़ा सकते हैं ट्रीटमेंट को। हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में, जिसमें बहुत कॉमनली हमारे यहाँ ओमेप्राजोल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। बहुत सारी इसमें लेंसोप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। स्टिल पेशेंट हमारे पास रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो अब हमारे पास जो है पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर आ गए हैं पी-गैप के नाम से, तो हम उसमें की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद ये एसिड को रिडक्शन के अलावा जो मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा होता है इसमें गर्ड में, वो जो स्टमक है वो हमारा खाली नहीं हो रहा होता नीचे की तरफ, ठीक है। वो जब
कॉन्ट्रैक्ट करता है या जब वो हिलता है तो वो खाना नीचे जाने के बजाय, हमारी ग़िज़ा की नाली में नीचे की तरफ जाने के बजाय छोटी आंत में वो हमारे ऊपर फूड पाइप में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो स्टमक को खाली होने की और उसकी हरकत को नीचे की तरफ बढ़ाने की दवाइयों को भी दे सकते हैं, ताकि खाना जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आए, वो नीचे जो इसका नॉर्मल पैसेज है उसकी तरफ जा सके। ठीक है, उसको हम अपने मेडिकल ज़बान में प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वो मैदे की तरफ जो है मैदे की को खाली होने में हेल्प करती है ये सब दवाइयाँ। इसको हम प्रोकाइनेटिक कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेवोसेल्प्राइड है, इटोप्राइड है, सिनिटोप्राइड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है उसके मुताबिक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो फिर द मेन प्रॉब्लम कि आपको डॉक्टर है आपको डिसाइड करना है पेशेंट के साथ बैठ के कि मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीवर को भी ऐड करना पड़ता है टाइम। ठीक है, बिकॉज आपका जहाँ वर्क लाइफ का इम्बैलेंस होएगा वहाँ स्ट्रेस का एलिमेंट बढ़ेगा। स्ट्रेस का एलिमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारियों को आप इन्वाइट करेंगे अपनी तरफ। बीमारियाँ होंगी तो डेफिनेटली द मेन पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेस है, तो हमें स्ट्रेस के लिए भी मेडिसिन्स करनी होगी या डिफरेंट अदर जो भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या तरीके हैं जो हम स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नोगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।